जो रहने योग्य हो, है ना। और एक प्रकार का भूमि था जिसे सारा कहते थे, सारा, सारा, है ना। तो कुछ नहीं, इसको आराम से याद रखना, चारा से रिलेटेड करके रखना है इसको। सारा मतलब चारा, सारा मतलब चारा, ऐसे याद रखना, यानी वो चारागाह था, है दोस्तों ना। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें ज़्यादातर बीपीएससी की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो हैं और बिहार से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं, जो इसी स्तर की हैं, अर्थात बीपीएससी के स्तर की जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे सीडीपीओ एग्ज़ाम है, तो इस तरह के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से हम लोग रिलेटेड जो है डील करेंगे। जिसमें हम लोग करेंगे क्या, प्रीवियस ईयर्स के जो सब्जेक्ट वाइज हैं उस तरह हम लोग लेके चलेंगे। और उसमें क्या करेंगे, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एंशियंट है, मेडिवल है और मॉडर्न इंडिया है, तो सबको हम लोग अलग अलग करके और जितने भी वर्ष में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं देखेंगे। यानी एंशियंट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 47th बीपीएससी से 66 तक, तो उसको देखेंगे और सीडीपीओ एग्ज़ाम का भी देखेंगे। तो अभी हम लोग इस सीरीज़ को लेके चलेंगे जिसमें एंशिएंट इंडिया स्टार्ट करेंगे, जिसमें जितने भी 100 के आसपास क्वेश्चंस होंगे तो उसको हम लोग डिटेल्ड वे में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर आप लोग धैर्य रखना और देखना, ये काफ़ी लाभदायक होगा, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए होगा लाभदायक। तो आप लोग वीडियो अच्छे से देखना और चीज़ों को समझना। ये है पहला क्वेश्चन, जिस निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जैसा कि हम लोग इसमें देख चुके हैं, धोलावीरा नहीं होगा, लोथल नहीं होगा, मोहनजोदड़ो नहीं होगा। इसका आंसर क्या है, कालीबंगन। तो ज़रा सा डिटेल इसमें हम लोग देख लेंगे। इसका आंसर है ए, कालीबंगन। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें तभी मिलती है जब खुदाई होती है, ठीक है। तो खोद कर उस समय के अवशेषों को निकाला जाता है, जिसमें बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे साहित्य भी हो सकता है, मुद्रा हो सकता है ना, मोहर हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें उससे मिलती हैं, निकलती हैं। तो हम लोग उस काल के बारे में कार्बन C14 के माध्यम से पता लगाते हैं कि वह कितने पुराने समय का कालखंड से रिलेटेड है। तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई कराई गई थी, ठीक है। वो जो नेतृत्व करता थे तो दयाराम साहनी थे, है ना। और इसमें एक चीज़ जानना इम्पोर्टेंट है, कहीं कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के पास थी या किनारे थी। तो यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह रावी नदी के किनारे पाई गई थी, है ना। सिंधु नदी नहीं समझना है, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी नहीं समझना है ना। तो रावी नदी, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता इसमें हुआ। इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी की जो नदियां हैं या सहायक नदियां हैं, उनसे उनके आसपास ही ये पाई गई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है ना। जिसमें से बहुत सारे प्लेसेस हैं, कालीबंगन है, लोथल है, बनावली है, तो मोहनजोदड़ो है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है ना। तो इसमें का ये जो थी रावी नदी के किनारे है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका हम लोग देखेंगे। इसमें बौद्ध धर्म है ऑप्शन में, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है। हम लोग इसमें, ये तो सीधी बात है कि हिंदू धर्म होगा नहीं, ईसाई धर्म होगा नहीं, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, जैन धर्म। कभी कभी लग सकता है कि इसका आंसर बौद्ध धर्म भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर याद रखना है जैन धर्म है ना। जिसके जैन धर्म के जिनके संस्थापक किनको माना गया है, संस्थापक कौन थे, 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, उनको काफ़ी ख्याति प्राप्त है और इनको ही संस्थापक माना जाता है ना।
तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कश्मीर में आयोजित की थी, अजातशत्रु नहीं, कलाशोक नहीं, अशोक भी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? कनिष्क। चौथी जो बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? जरा छोटा कर लें इसको। वो कहाँ पे किया गया था? कुंडल वन, जो कहाँ पर है? कश्मीर में है ना। उसका आयोजन किया गया था। और वहाँ के कभी कभी पूछा भी जाता है, पूछ लिया जाता है कि अध्यक्ष कौन थे, है ना। एक हो गया शासनकाल, एक हो गया स्थान और एक अध्यक्ष। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे उसके, है ना। और शासनकाल किनका था? कनिष्क का था, है ना। तो ये सब चीजें याद रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? योग तो जानते हैं हम लोग, है ना, पतंजलि या पातंजलि भी कहते हैं इनको, है ना। और न्याय जो है किनसे रिलेटेड था? न्याय दर्शन जो है गौतम थे इनके प्रतिपादक, है ना। और सांख्य दर्शन कपिल मुनि थे। तो इसमें से आंसर आपका क्या होगा? परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड कणाद थे, तो है ये कि कोई कणाद भी कहते हैं इनको, है ना, कणाद भी कहते हैं, कणाद था इनका नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? वो दोनों एक ही समय की है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा नर्मदा घाटी। सबसे पहले वहीं ही जीवाश्म इस नदी के घाटी में प्राप्त हुई थी, है ना, जो लगभग क्या था? 6 लाख, है ना, 6 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म मिला था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? पहले साम्राज्य की स्थापना, तो इनमें से किसने किया था? अशोक तो थे नहीं, है ना, कनिष्क भी नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य नहीं। का आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। इस मौर्य वंश का शासन लगभग कितना? 137 वर्षों तक चला था, है ना, काफ़ी लंबे समय तक चला था। और ये मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका शासन काल कब से कब तक का है? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, है ना, यानी बिफोर क्राइस्ट। इसको इंग्लिश में BC भी कहते हैं ना। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका आंसर क्या है? गुप्त शैली। इस तरह गौतम बुद्ध की मूर्तियां जो है इस तरह की शैली में ज़्यादातर नहीं बनाई गई हैं प्रतिमाएं। सबसे ज़्यादा मथुरा शैली और गांधार शैली में बनाई गई है ना। तो इसका आंसर क्या है? प्राचीनतम प्रतिमा कौन सी थी? तो गांधार शैली की है ना। जो गांधार शैली क्या है? हिंद और यूनानी जो कला जो शैली दोनों मिक्स होकर गांधार शैली का निर्माण हुआ था, है ना। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? कलिंग विजय किनसे रिलेटेड है? आप लोग बताना, है ना। इसको हम लोग अभी नहीं चर्चा करेंगे विशेष, लेकिन यह किस अभिलेख से रिलेटेड है? तो रुद्रदामन अभिलेख से नहीं है, हाथी गुफा से भी नहीं है, जूनागढ़ अभिलेख से भी नहीं है और मास्की अभिलेख से भी नहीं है। ये किस अभिलेख से है? जिसका भी अभिलेख था, नाम तो मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन जिनका अभिलेख था वह कौन सा अभिलेख था? 13वां अभिलेख जो था उसमें यह वर्णित है ना। तो चलो आगे देखते हैं। और ये कलिंग से रिलेटेड था, तो 261
ईसा पूर्व की बात है, उस समय ही यह देखा गया था, है ना। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, है ना। अब किस नाम से अशोक सामान्यतः जाने जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। धर्मकीर्ति नहीं कहा जाता, धर्मदेव नहीं, धर्मदेव भी नहीं कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी, उनको प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था, है ना। प्रियदर्शी, देवा नाम प्रियदर्शी ऐसा कहा जाता था उस समय, है ना। यानी देवा नाम प्रियदर्शी मतलब देवों का प्यारा, है ना। उस पहले जब भी शासन या साम्राज्य की स्थापना होती थी तो ईश्वर को साक्षी माना जाता था, या उस समय अंधविश्वास या धर्म से लोग काफ़ी इंस्पायर्ड रहते थे, और धर्म से रिलेटेड चीज़ों को यदि कहा जाता था तो लोग मानते थे उसको, है ना। क्योंकि होता क्या था, धर्म को लोग मानते थे। जैसे आप लोग देखोगे प्राचीन काल की जब हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे मैथ्स से रिलेटेड, तो उसमें देखोगे क्या कि जिस तरह की भी पूजाएं होती थी, और वर्तमान में भी आप देखते हो कि कर्मकांड काफ़ी प्रबल तरीके से अभी है। तो उस समय भी कहा यह जाता था कि मतलब देवों का प्रिय, यानी भगवान का भी गलत नहीं हो सकता है ना। भगवान अगर गलत नहीं हो सकता तो भगवान का जो प्रिय है वो भी तो गलत नहीं हो सकता, है ना। इंग्लैंड में क्या कहा जाता था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, है ना। किंग कभी गलत नहीं कर सकता। ये हम लोग ना जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये सारी चीज़ें, है ना। तो घबराना नहीं है आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में कौन थे? औषधि के क्षेत्र में सौमिल तो थे नहीं, शौनक भी नहीं थे, शूद्रक भी नहीं थे, सुश्रुत भी नहीं थे। पूछ लेंगे, नाम उनका था धनवंतरी, है ना। उनका नाम धनवंतरी था। सुश्रुत जो है क्या थे? सुश्रुत क्या थे? शल्य चिकित्सक थे, बहुत ही मान्य शल्य चिकित्सक थे उस समय के, है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना है। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है? दाहिनी से बाईं ओर, शारदा लिपि के बारे में आपने सुना होगा कि नहीं पता नहीं, नंदनागरी पता नहीं, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने सुनी नहीं है। अब ये दो ऑप्शन बचता है। हम लोग परीक्षा में ना जो चीज़ हम लोगों को पता होती है या नहीं पता होती, मतलब एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग चलते हैं ना, तो एलिमिनेशन मेथड को भी ध्यान में रखना है जब भी एग्ज़ाम में हम लोग बैठें, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। इन दो को जानते नहीं है, ये 50% पे तो अब हम लोग पहुंच गए, है ना। तो दो में से एक होगा, तो इसका आंसर क्या है? खरोष्टी। खरोष्टी क्या किया जाता था? दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता था। जैसे आप लोग जानते होंगे कि उर्दू जो है दाहिने से लिखा जाता है, इधर से शुरुआत की जाती है दाहिने से, और इधर की ओर आया जाता है ना, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो खरोष्टी भी उसी तरह लिखी जाती थी। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? गुप्त काल में कौन सा उपयोग किया जाता था? कैम्बे नहीं, भड़ोच नहीं, कल्याण नहीं, तो इसका आंसर क्या है? ताम्रलिप्ति। इसको ये काफ़ी प्रमुख बंदरगाह था गुप्त काल के समय में। यहाँ जो दक्षिण एशिया से और दक्षिण पूर्व की ओर जो व्यापार किया जाता था, इससे काफ़ी अच्छी। कौन सी नदी सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी? सप्त सैंधव यानी सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनसे रिलेटेड नहीं थी। तो ये आंसर टफ नहीं होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं JCR बोस, ये सारी जो नदियां हैं सिंधु से रिलेटेड हैं, और इनमें से साबरमती जो है नहीं है, साबरमती
नदी नहीं है ना। JCR को हम लोग देख लेंगे। जे मतलब झेलम, सी मतलब चिनाब, आर मतलब रावी, बी मतलब ब्यास, एस बोले तो सतलज, है ना। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? 1000 अश्व नहीं, 4000 गाय नहीं, 2000 बैल नहीं, 500 युद्धक हाथी दिया था। ये सब ना फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें कौन सा देखना है कि सही नहीं है। जब भी क्वेश्चन देखो तो यहाँ सही है या नहीं है, इस पे ना जोर देना, अच्छे से देखना है इसको, है ना। तो इससे क्वेश्चन जो है हम लोगों का सही होता है गलत होता है, इस पे ही डिपेंड करता है। तो दंडी क्या है? 10 कुमार चरित्र से रिलेटेड है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र से रिलेटेड हैं। आर्यभट्ट बृहद संहिता से रिलेटेड हैं। और भास स्वप्नवास वद्यता से रिलेटेड हैं, है ना। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ये है आर्यभट्ट बृहद संहिता से रिलेटेड नहीं थे। बृहद संहिता से रिलेटेड कौन थे? वराह मिहिर, है ना। तो वराह मिहिर रिलेटेड थे बृहद संहिता से। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। चलिए, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? किसका निर्माण किया था? ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसका निर्माण कराया गया था कहाँ? अजमेर में। उससे पहले उन्होंने क्या किया था? स्कूल का निर्माण कराया था। सोच सकते हो आप, स्कूल का निर्माण कराया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में? नहीं, वैशाली में नहीं दिया था, पाटलिपुत्र में भी नहीं दिया था। अब कन्फ्यूजन गया और सारनाथ हो सकता है ना। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे? गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। G4, अब गया G4 ज्ञान, ऐसे याद रखेंगे ना। किस इन चीज़ों को ना याद रखने का हम लोग अलग अलग तरीके से एक ट्रिक बनाते हैं अपने मन में। जैसे आप बना लो, जैसे समझो उसको। तो इसको क्या करेंगे? इसमें ज्ञान और गया एक साथ, है ना। तो सारनाथ में उन्होंने क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था, है ना, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि गौतम बुद्ध का धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें पूछ दी जाती हैं, तो ये सब भी ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में। तो सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से क्या हुआ कि क्या चीज़? कृषि से रिलेटेड जो है और पशुपालन से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं, है ना। जिसमें घोड़ा, गधा, खच्चर जैसे मालवाहक जंतुओं का भी प्रमाण मिला है ना। तो ये सब याद रखना है। और वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ है? वर्तमान में मेहरगढ़ पाकिस्तान में है ना। चलिए, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा का व्यापक पैमाने पर किसने किया था प्रचलन? तो ये है आपके शीश ने, वीमा कदिफसेस ने किया था, है ना। जो जिनको किस चीज़ की उपाधि जिन्हें मिली थी या ली थी उन्होंने? महेश्वर की उपाधि थी उनके पास। महेश्वर की उपाधि किनके पास थी? तो वीमा कदिफसेस के पास महेश्वर की उपाधि थी, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त
होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दोगे कि उस समय ही उन लोगों ने यह इस तरह की जो अभी साइंस चीज़ों को बताता है, तो उन चीज़ों की गणना उन लोगों ने उसी समय कर ली थी। तो आप लोग सोच सकते हो। तो ये बात है आपकी गुप्तकाल के समय की बात है। आंसर गुप्तकाल के समय की बात है। और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी थी, तो इनको भी आप लोग याद रखना, ठीक ना। पुस्तकें भी लिखी थी, सूर्य सिद्धांत है ना, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, तो इस तरह की पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। तो याद रखना ये सारी चीज़ें। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की था? उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट जानेंगे। बालपुत्र देव जो थे वो थे, है ना। इनके वंश ये किस वंश से थे? तो इस बात को भी याद रखना आप लोग, है ना। ये किस वंश से थे? शैलेंद्र वंश से थे। ये शैलेंद्र वंश से, है ना। इस चीज़ को याद रखना है। डिटेल तो आप लोग देख ही चुके हो। और ये बालपुत्र देव काफ़ी यशस्वी राजा थे, जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो दक्षिण भारत में काफ़ी प्रबल थे। तो उनके शासक जो हैं अमोघ वर्ष जो थे, अमोघ वर्ष को इन्होंने हराया था। तो ये भी याद रखना है ना। अमोघ वर्ष को हराया था। चलिए अब आगे चलते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? टेसियस नहीं हो सकते, स्ट्रेबो हो नहीं सकते, टॉलमी, प्लिनी, और 5वां ऑप्शन भी देखना है। तो इनमें से ही कोई हो सकते हैं। तो ये जो है ना पुस्तक जो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये भारत तथा रोम के बीच जो व्यापारिक संबंध थे तो उससे रिलेटेड है, भारत और रोम से, है ना। तो उससे ही रिलेटेड पुस्तक है। लेकिन इस पुस्तक के जो लेखक है ना, इनके बारे में मतलब अच्छे से डिटेल नहीं है या स्पष्ट नहीं है कि लेखक इसके कौन थे, है ना। तो कभी कभी लगता है कि प्लिनी हो सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। तो इसका आंसर ई होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आप लोग जब देखोगे, या मैं ना मेंस की भी सीरीज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और उसमें हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, इन चीज़ों को अच्छे से हम लोग समझेंगे, डिटेल में देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सिलेबस में है ही। आप लोग देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआत में ही दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना है हम लोगों को। उद्भव, पतन आदि जो है उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग वहाँ अच्छे से देखेंगे किस तरह की बनावट थी, मेसोपोटामिया या मिस्र से किन किन चीज़ों में मिलती थी, विशेषताएं मिलती थी या नहीं मिलती थी, या वहाँ से क्या अलग था, क्या वह ज़्यादा आगे था उस समय या सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादा विकसित नज़र आती थी। तो उसको हम लोग सब कुछ देखेंगे उसमें, ठीक है। तो विशेषता के बारे में पूछा गया, क्या विशेषता थी? असली मेहराब वगैरह ये सारी चीज़ें तो थी नहीं, कला और वास्तुकला से रिलेटेड नहीं, पूजा स्थल भी विशेषता नहीं थी वहाँ की। वहाँ की क्या विशेषता थी? पक्की ईंटों से बनी इमारत जो है वहाँ की विशेषता थी। और क्या हुआ 1921 में, जब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या हुआ, सर जॉन मार्शल थे उस समय 1921 में। हम लोगों ने देखा है ना कि दयाराम साहनी थे उसके नेतृत्व में। तो अंग्रेज जो थे उसमें से कौन थे? सर जॉन मार्शल, है ना। तो इनको याद रखना है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड है। तो उसमें ना सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता मानी जाती है, काफ़ी विकसित सभ्यता और संस्कृति उसको माना जाता है, जिसमें क्या हुआ, पक्की ईंट से इमारतें बनाई गई थी। और ये विशेषता ना आप लोग जान लो कि ये विशेषता
सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता की ही विशेषता है, ना मेसोपोटामिया में यह विशेषता थी, ना ही मिस्र की सभ्यता में यह विशेषता थी। और नगरीय सभ्यता थी, कांस्युगीन सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, ये सारी चीज़ें तो हम लोग देखेंगे ही। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था भाई? तो किसका था? सिकंदर का, यूनानियों का, डेरियस का या सेल्यूकस का? तो इसका आंसर सेल्यूकस निकेटर जो थे उनका ही दूत था। आप लोगों को पता है ना, मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी, तो इंडिका जो है उन्होंने लिखी थी मेगास्थनीज में, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य लगता है, कौटिल्य जो है उनको चाणक्य भी कहते हैं ना, चाणक्य। कभी लगता है आर्थिक संबंध से रिलेटेड है, कभी लगता है विदेश नीति से, धन चयन से, लेकिन आंसर क्या है? वो किससे रिलेटेड थे? शासनकाल के सिद्धांत से रिलेटेड थे चाणक्य, है ना। पता है ना, जैसे कहा भी जाता है कि जब धनानंद ने इनको अपमानित किया तो इन्होंने अपनी शिखा जो है, जो चोटी जो होती है, तो इन्होंने खोल लिया और इन्होंने कहा कि मैं यह चोटी तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारे वंश का मैं नाश न कर दूं, है ना। तो उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य के ये शिक्षक हुए। आप लोगों ने देखा भी होगा या पढ़ा भी होगा या सुना तो जरूर होगा। तो वो शासन काल के सिद्धांत से रिलेटेड थे वो, है ना। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है, अर्थशास्त्र यहाँ देख रहे हो ना, अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, लेकिन आर्थिक संबंध से रिलेटेड हो सकता था, लेकिन नहीं, इसको याद रखना है, शासनकाल के सिद्धांत से रिलेटेड था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक, है ना। त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? तो हम लोग इसको डायरेक्ट आंसर देखते हैं। त्रिपिटक है आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड, है ना, जिसमें त्रिपिटक मतलब त्रिपिटक क्या था? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना। तो ये त्रिपिटक थे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और ये ग्रंथ की भाषा क्या थी? कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। भाषा इसकी क्या थी? पाली भाषा थी, है ना, पाली भाषा थी। चलो अब आगे देखते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सारी चीज़ें थी, यानी इसका आंसर ई होगा, है ना। अशोक जब कलिंग युद्ध हुआ उसके पश्चात क्या हुआ? इन्होंने धम्म की स्थापना की, धम्म की स्थापना की, धम्म, है ना, धम्म की स्थापना की। और धम्म महामात्र आदि भी उन्होंने अधिकारी वगैरह रखे जो इस धम्म को आगे बढ़ाएं, जिसमें से ये सारी खूबियाँ उसमें थी, है ना। तो काफ़ी शांति पूर्ण या शांति क्या कहते हैं उसको, शांति पसंद बन गए थे अशोक कलिंग युद्ध के बाद, उतने नरसंहार के बाद। तो इसको याद रखना है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, और उपयुक्त में से कोई नहीं, या मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो इसका सही आंसर क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में 7 वर्गों में विभाजन को दर्शाया गया है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे, जिसमें आप लोग, मैं बता देता हूँ, आप लोग सुन लो, है ना। जिसमें 7 विभाजन किया गया था। पहला था दार्शनिक विभाजन किया गया, दूसरा किसान विभाजन किया गया, फिर चरवाहा एवं शिकारी था, कारीगर एवं व्यापारी, सैनिक, जासूस और मंत्री। इस तरह के 7 तरह के विभाजन किए गए थे। समाज को जो है 7 विभाजन किया गया था, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री
फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, जो कब वो किस लिए भारत में जो जितने भी लोग आए ना, तो ज़्यादातर बौद्ध शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए ही यात्री यहाँ पर आए थे, है ना। जो मध्य प्रदेश की जनता को काफ़ी सुखी और समृद्ध उन्होंने बताया, जो फाहियान थे। तो वो लोग यहाँ आते थे, शासन को देखते थे, लोगों को देखते थे, किस तरह की चीज़ें हैं वो यात्रा वृतांत में लेकर जाते थे। तो उससे ही ना जैसे साहित्य शुरू में हम लोगों ने बात की थी, तो साहित्य का भी उल्लेख होता है, या हिस्ट्री को समझने के लिए साहित्य का भी उल्लेख होता है, और साहित्य से भी हम लोग चीज़ों को जानते हैं। तो इसी तरह जानते हैं, फाहियान है, हेंसुआंग है, ये सारे लोग आए थे ना यहाँ, तो उनसे भी हम लोग इतिहास को समझते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, है ना। तो चोल काल राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति, ये सारी चीज़ें बड़ी चीज़ नहीं है। ग्राम पंचायत उस समय था चोल राजवंश के समय ना, यहाँ पे ग्राम पंचायत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था, जिसको मंडल आदि में विभाजित करके रखा गया था, 6 मंडलों में विभाजित किया था। ये सब हम लोग मेंस में देखेंगे, ये सारी चीज़ें तो हम लोग वहाँ समझ पाएंगे, है ना। किस तरह मंदिरों का उपयोग किया जाता था, है ना, तो सब वहाँ हम लोग देखेंगे। और इसके संस्थापक, चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे, ये थोड़ा याद रखना है ना। तो इसके संस्थापक आपके थे विजयालय, है ना। विजयालय जो थे इस वंश के संस्थापक थे, या चोल वंश के संस्थापक थे। चलो अगला देखते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? चलो इसको देखेंगे हम लोग। ऐसे मंदिर का निर्माण ऐसे किया जाता है ना, मंदिर ऐसे होता है ना। और तो इसको यहाँ जो ये होता है शिखर, इसको कहते हैं, ये शिखर कहलाता है। ये भाग जो है शिखर कहलाता है ना, ये भाग शिखर कहलाता है। मंडप, ये जो आंगन है ना, यहाँ एक आंगन टाइप में होता है ना, और पिलर होता है यहाँ पे, तो उसको मंडप कहते हैं। ये मंदिर के बाहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जो जहाँ पे ईश्वर होते हैं, मूर्ति जहाँ पे होती है उसे गर्भगृह कहा जाता है ना। और देवालय, तो देव के स्थान को देवालय कहा जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। और जो द्वार जो होता था उसको क्या कहा जाता था, द्वार जो होता था तोरण द्वार टाइप में ऐसे होता था ना, तो उसको क्या कहते थे, गोपुर कहते थे, है ना। ये गोपुर होता था, तो इसको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि मंदिर का निर्माण जो है कुछ चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे उसमें, है ना, जिसको गोपुर कहा जाता था। और संस्कृत ज़्यादातर साउथ इंडियन में या जो दक्षिण भारत में या द्रविड़ शैली में जो चीज़ें बनती थी, तो उसको क्या कहा जाता था, गोपुरम, है ना, गोपुर ही कहा जाता था, लेकिन गोपुरम के रूप में उसको हम लोग देखते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चीनी यात्री शुंग युन ने भारत यात्रा की थी। इसको ना हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे, इसको खींचेंगे नहीं, इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। इसका आंसर क्या है, ये याद रखने वाली बात है, फैक्ट है, तो इसको ऐसे ही नॉर्मली याद रखना है ना, इसको याद रख लेना है शांति से। 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक, है ना, भारत आए थे। मुख्य उद्देश्य, जैसे कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कि जो मुख्य उद्देश्य होता था, यहाँ जो भी आते थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी के लिए आते थे यहाँ पे, है ना। जिसमें से अब आपने ये भी देख लिया, कुछ चीज़ें याद रखनी है। शुंग युन आए, फाहियान हमने देखा, हेनसोंग की भी बात की, इत्सिंग को भी आप लोग देखोगे, है ना, तो सब देखेंगे हम लोग। तो इतने लोग 4-5 मुख्य नाम है जिनको याद रखना है ना। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, तो इसमें से आंसर आपका क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट आंसर ही इसका देख लेंगे। बनावली जो है, यहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा ना एक अलग तरीके से, टेराकोटा एक
मान लो आप मिट्टी की मूर्ति टाइप में बनी होती है ना, मिट्टी का खिलौना नहीं होता है, तो वही टेराकोटा होता है। तो खिलौने की तरह ही मिला था बनावली से। और भी एक क्वेश्चन जैसे कालीबंगा भी है। बनावली कहाँ है? बनावली जो है हरियाणा में है, और कालीबंगा जो है आपका कहाँ है? राजस्थान में है। तो यहाँ से क्या हुआ था? जुते हुए खेत के निशान मिले थे, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, और बनावली से जो है हल का वो टेराकोटा मिला है ना। तो याद रखेंगे ये सब हम लोग। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? किस वंश से था? चेदी वंश से थे वो, है ना, चेदी वंश से थे। इसको याद रखना है आप लोगों को। जो कलिंग नरेश थे, जैसा हम लोग देख ही चुके हैं, चेदी वंश से थे। और ये ना कलिंग नरेश खारवेल जो है काफ़ी महान शासकों में भी इनका उल्लेख किया जाता है। और उड़ीसा की पहाड़ियाँ, उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे इनका वो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ना, तो उसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है ना। और ये क्या थे? ये कलिंग नरेश खारवेल जो हैं जैन धर्म को मानते थे या अनुयायी थे। चलिए अब आगे देखते हैं। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? अप्रहत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता है ना। अब गुप्त काल के समय की बात है ना। उसमें भूमि को 5 भाग में बांटा जाता था, है ना, जिसको इस तरह की भूमि को अप्रहत कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, है ना। अब क्षेत्र होता था, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। क्षेत्र जो है, क्षेत्र किसको कहा जाता था? कृषि योग्य जो भूमि होती थी, कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहा जाता था। एक भूमि का प्रकार जो होता था, खिला होता था। खिला क्या होता था? बंजर। देख रहे हो आप लोग, फूल खिलते हैं, हम लोग फूल खिलते हैं कहते हैं, इसको याद रखना है। ऐसे खिलते हैं, खिला खिलते हैं। लेकिन वहाँ क्या खिल का ऑपोजिट होता था, बंजर, यानी जहाँ कुछ ना खिले, है ना, बंजर खिला होता था। और वस्ती कहते थे, वस्ती आप लोगों ने नाम भी सुना होगा ना, बस्ती। इसको व ना कह के ब कहा जाता है, ब। तो बस वही वस्ती का भी मतलब वही होता था, ऐसी भूमि जो रहने योग्य हो, है ना। और एक प्रकार का भूमि था जिसे सारा कहते थे, सारा, है ना। तो कुछ नहीं, इसको आराम से याद रखना, चारा से रिलेटेड करके रखना इसको। सारा मतलब चारा, ऐसे याद रखना, यानी वो चारागाह था, है ना। तो 5 प्रकार की भूमि थी: अप्रहत, क्षेत्र, खिला, वस्ती और सारा। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? उसको हम लोग वो देखेंगे। हम लोग इसको देख ही चुके हैं, ये रिलेटेड थे, ये हम लोग जानते ही हैं। उसके आगे इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि V.A. स्मिथ जो हैं वो इससे रिलेटेड नहीं थे, है ना। V.A. स्मिथ रिलेटेड नहीं थे। बाकी जो है M.S. वत्स, K.N. दीक्षित, ये सारे लोग जो हैं इससे संबंधित थे, है ना। और V.A. स्मिथ क्या थे? एक इतिहासकार थे जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, है ना। चलिए, उन्होंने कुछ बुक भी लिखी थी, तो उसका हम लोग थोड़ा सा उल्लेख कर लेते हैं, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बुक उन्होंने लिखी थी, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक बुक थी क्या? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरी बुक थी द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और तीसरी क्या थी? आर्ट्स ऑफ इंडिया। ये 3 बुक उन्होंने लिखी थी। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? है ना, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसका आंसर सारनाथ है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है क्या है? समुद्रगुप्त। इसको ऐसे याद रखना है, नेपोलियन यदि कहा जाए तो नेपोलियन
समुद्र पार का व्यक्ति रहा होगा, है ना, तो समुद्र पार का रहा होगा, तो इसीलिए समुद्रगुप्त। समुद्र पार का रहा होगा नेपोलियन, तो इसको समुद्रगुप्त इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के में हम लोगों ने देख लिया था, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे हेनसोंग आएंगे। ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसोंग, इसको याद रखना है ना। इस तरह हम लोग इसको याद रखेंगे। जो कब भारत आए थे थोड़ा इसको याद रखेंगे कि कभी किसी तरह की क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इस तरह डायरेक्ट भी ना पूछे तो इनडायरेक्ट भी हम लोग, ये अगर डिटेल याद रहता है तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 630 से 645 ईस्वी के मध्य वो यहाँ पर आए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय कहीं कहीं लगता है धर्मपाल है ना, कभी कभी लगता है ये, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ये कौन थे? कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके पुत्र थे वो, है ना, तो इसको याद रखेंगे हम। अब हेनसोंग जो आए, इत्सिंग जो आए, ये सारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में आकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की यहाँ पे आके, है ना, तो इसको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? ये हम लोग पहले देख चुके हैं ना, लोथल, है ना, लोथल। जब चीज़ों को याद रखेंगे कि सिकंदरिया, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम हड़प्पा से रिलेटेड था ही नहीं, तो ये बस याद रखना है कि लोथल जो है हड़प्पा से रिलेटेड है और बंदरगाह है, तो काम आपका हो जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया, हुणों को किसने पराजित किया था? ये है हमारे स्कंदगुप्त ने पराजित किया था, है ना। 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था उन्होंने, है ना, उन्होंने आक्रमण किया था। तो उस समय स्कंदगुप्त जो थे, जो गुप्त वंश से संबंधित थे, उन्होंने हुणों को पराजित किया और विवश कर दिया, है ना, तो इसको याद रखना है। और थोड़ा ये भी याद रखना है कि ये 8वें राजा थे या सम्राट थे गुप्त वंश के, है ना, इसको याद रखना है। जिनका शासनकाल कब से कब तक था? 457 से 467 तक। तो आप लोग देखोगे इनके शासनकाल की शुरुआत हुई और लगभग उन्होंने आक्रमण किया और उन्होंने उनको विवश कर दिया। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं देखेंगे, है ना, बस इतना समझ लो आप लोग कि राजाओं की नदी राजतरंगिणी का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? राजाओं की नदी, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? रुद्रदमन प्रथम की उपलब्धियों के बारे में किसमें बात की गई है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें किया गया है। इसको ये याद रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत में थी, है ना, संस्कृत में थी यह अभिलेख, है ना, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, इसको याद रखना है। चलिए जूनागढ़ कहाँ है? वैसे आप लोगों को पता होगा, जूनागढ़ गुजरात में है। और इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, है ना, तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां या अभिलेख जो है जूनागढ़ अभिलेख काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखना है इसको।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी किससे रिलेटेड थे? जैन धर्म से। कितने नंबर के तीर्थंकर थे वो? 24वें नंबर। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाता है इसे। अब जैन धर्म के संस्थापक ये थे। प्रसिद्धि भी महावीर स्वामी की वजह से ही जैन धर्म को जो मिली, इनकी वजह से ही मिली, है ना। तो आंसर क्या है? कुंडग्राम। कुंडग्राम कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। इन चीज़ों को याद रखना है ना। और कुंडग्राम कहीं होगा क्या? कभी होगा क्या? यदि क्वेश्चन में ना वैशाली और कुंडग्राम दोनों दिया हो तो कुंडग्राम को हम लोग आंसर मानेंगे, है ना। कुंडग्राम जो है वैशाली में ही है, लेकिन यदि कुंडग्राम ना हो और वैशाली हो तो आप वैशाली भी आंसर मान सकते हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनारा में हुआ था 483 ईसा पूर्व, है ना। इस धर्मचक्र प्रवर्तन, ये सारे शब्द को ध्यान रखना है ना। धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं अन्य तरीके से। आंसर इसका सारनाथ है ना। चलिए आगे देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? राजगृह थी, है ना। प्रारंभिक राजधानी राजगृह ही थी। और ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि अथर्ववेद जो है, 4 वेद है ना, अथर्ववेद जो है इसमें मगध का उल्लेख किया गया है ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है ना। तो इसमें अथर्ववेद में सबसे पहले मगध का उल्लेख किया गया था, है ना। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? इसको रट लेना है। हर्यक वंश, है ना। हर्यक वंश से रिलेटेड बिंबिसार भी थे, है ना, उनको भी याद रखना है। बिंबिसार, उन्होंने ही, बिंबिसार ने ही इस वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 544 ईसा पूर्व में, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित? का आंसर है 15 अधिकरणों में विभाजित है ये, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? इसका आंसर क्या है? किसने की थी? विलियम जोन्स ने की। कि चंद्रगुप्त, सेंड्रोकोटस जो नाम हम लोग देखते हैं इतिहास में, वो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अशोक के ब्राह्मी लिपि या ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो हमारे ये जेम्स प्रिंसेप हैं जिन्होंने पढ़ा था ये, है ना। 1837 में पढ़ा था, इसको याद रखना आप लोग। 1837 में पढ़ा था, है ना, अभिलेख को, ब्राह्मी अभिलेख जो है उसको पढ़ा था उन्होंने। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे भाई? अंतिम मौर्य सम्राट हमारे कौन थे? बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य सम्राट थे, है ना। जैसा कि हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि नंद वंश के धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। और इसके अंतिम जो शासक या सम्राट हुए, कौन हुए? तो बृहद्रथ हुए, है ना, जिनको इनके सेनापति ने ही हत्या इनकी कर दी। सेनापति ने ही इनकी हत्या कर दी। और कौन थे वो सेनापति? इनके सेनापति कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, है ना। पुष्यमित्र शुंग ऐसे है, शुंग, है ना। पुष्यमित्र शुंग थे। आगे की बात हम लोग जानते हैं, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने ही की थी, है ना। चलिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? हम लोग ये पहले भी इसको देख चुके हैं ना, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो इसका आंसर हम लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या है? कश्मीर है। और ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि हम लोग देख चुके हैं इसको। ये क्वेश्चन भी मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो हम लोग ये देख चुके हैं।
हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरितम यानी हर्ष की विषय में किसने लिखा था? हर्ष जो राजा थे ना, सम्राट जो थे, उनके विषय में किसने लिखा था? वानभट्ट ने हर्षचरित लिखा था, है ना। हम लोग देख चुके हैं हर्ष के बारे में भी। हैंसवांग इन्हीं के काल में यहाँ पे आए थे ना, तो हम लोग देख चुके हैं इसको। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? फटाफट देखेंगे। विशाख दत्त, है ना। इन सभी का नाम हम लोग देख चुके हैं। राजतरंगिणी में देखा है हमने, अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य जो है, वानभट्ट अभी हम लोगों ने देखा ही, है ना। चलिए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म, जैसे ये भी हम लोग पहले ही क्वेश्चन देख चुके हैं इसको भी, तो इसका आंसर हम लोगों को पता है ना। कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में, है ना। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण, ये भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व के समय, है ना। और ये ध्यान रखना आप लोग, ये ध्यान रखना कि इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, है ना। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। अब पूछा जाता है कभी कि महात्मा बुद्ध कहाँ से संबंधित थे या नहीं थे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? हम लोग देख चुके हैं इसको। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? हम लोग ये कहानी सुन चुके हैं अभी, है ना। प्रद्योत राजवंश था एक, जिन्होंने भारत पे ही आप कह लो कि शासन किया था। और चंड प्रद्योत का नाम आपने सुना होगा, चंड प्रद्योत, जो काफ़ी प्रतापी यशस्वी राजा इस वंश के हुए, है ना। अब इससे एक कहानी भी रिलेटेड है कि चंड प्रद्योत जब बीमार हो गए थे, उनको ना पीलिया हो गया था। पीलिया रोग से, जो जॉन्डिस होता है ना, तो उसी रोग से चंड प्रद्योत जो है मतलब बीमार हो गए थे, ग्रसित थे। तो कहा जाता है कि बिंबिसार जो है, उन्होंने अपने राजवैद्य को भेजा था। राजवैद्य उनके कौन थे? बिंबिसार के जीवक थे, है ना। जीवक जो है, उनको उन्होंने चंड प्रद्योत की सहायता के लिए भेजा था, है ना। चलिए, हुण राजा तोरमाण किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया? किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया? तो औलिकर राजा कौन थे हमारे? यशोधर्मन थे, इन्होंने ही पराजित किया, है ना। ये कहाँ के शासक थे? मालवा के शासक थे, है ना। मालवा के शासक थे ये, जिन्होंने हुण राजा तोरमाण को हराया। चलिए आगे देखते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तंजावुर जो दक्षिण भारत से संबंधित है ना। जो बृहदेश्वर मंदिर जो है, हिंदू धर्म से रिलेटेड मंदिर है ना। हिंदू धर्म से रिलेटेड मंदिर है। और तंजावुर कहाँ है? या तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में तंजावुर है। यहाँ पे जो बृहदेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था? राजा चोल ने करवाया था, है ना। ये इस मंदिर की एक विशेषता है ना, आप लोग ये याद रखना कि बृहदेश्वर मंदिर जो है वो ना पूरी तरीके से ग्रेनाइट का बना हुआ है ना। ग्रेनाइट का बना हुआ है, तो इसको याद रखना है, ये फैक्ट आप लोग, है ना। राजा चोल ने कराया था, राजा चोल ने कराया था, तो इसको याद रखना है। और कभी कहीं पूछ दिया जाता है कि राजा चोल प्रथम ने, द्वितीय ने,
तो आप लोग ध्यान रखना कि प्रथम ने करवाया था, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण दिया गया है? विधवा दहन के बारे में दिया गया है, समझ रहे हो आप लोग। उस समय सती प्रथा, विधवा दहन, उस समय ही उसका उल्लेख किया गया है। तो ये कौन सा पुस्तक किसमें किया गया है? भानुगुप्त का ऐरण स्तंभ अभिलेख में किया गया है ना। ऐरण क्या है? ये जो ऐरण है ना, एक नाम है, एक स्थान था, है ना, जो कहाँ है? एमपी में था, है ना। तो उसी में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें क्या हुआ था कि भानुगुप्त के मंत्री जो थे गोपराज, उनके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, है ना। तो जिससे गोपराज की पत्नी जो है सती हो गई थी। तो इसका उल्लेख इनके भानुगुप्त के ऐरण स्तंभ अभिलेख में ही किया गया है। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? वैसे आप लोग ऐसे सोचना कि अगर प्रतापी राजा हैं या यशस्वी राजा हैं तो वो कम उम्र में ही बैठेंगे ना। हाँ, तो 15 वर्ष में बैठे थे वो। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं या नहीं? वैसे बिंबिसार के पुत्र ही अजातशत्रु जो थे, बिंबिसार के ही पुत्र थे। अजातशत्रु ने ही कहा जाता है कि अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या कर सिंहासन हथिया लिया था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो हमारे ये खारवेल राजा थे, जिन्होंने इसको आक्रमण किया और जीत लिया, जो जहानाबाद जिले में, गोरखगिरी जो है जहानाबाद जिले में अवस्थित है ना। जहानाबाद जिले में है। चलिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए तो हम लोग इसको देख ही चुके हैं। बौद्ध धर्म का ही था, उससे ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु हम लोग देख चुके हैं, हर्यक वंश बिंबिसार के ही पुत्र थे। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही देखा इस विषय पे। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है, तो कौन थे? अलार कालाम एवं उद्दक रामपुत्र, है ना। इनको आप ये याद रखना कि गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। चलिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हम लोग देख चुके हैं, इनकी हत्या भी कर दी गई थी, है ना। किनके द्वारा की गई थी आप लोग जरूर बताना। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति की, कहाँ पे की थी? जन्म कहाँ हुआ था हम लोग जानते हैं। ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने यहाँ पर उनको हुई। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। नदी भी याद रख लेना आप लोग, जंभिग्राम जो है वहाँ पे रिजुपालिका नदी थी। वहाँ की राजधानी थी, अंग जनपद की राजधानी थी, कौन सी थी? चंपा थी, है ना। 16 महाजनपद थे, है ना, जिसमें वज्जी है, मगध तो है ही, वैशाली है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसी से रिलेटेड ये हमारा चंपा है ना। जो अंग के क्षेत्र में भागलपुर, बिहार का जो है भागलपुर, मुंगेर आदि जो क्षेत्र हैं अंग के क्षेत्र में ही आते हैं, है ना। और ये भी याद रखना आप लोग कि मगध का उल्लेख जैसे किया गया था अथर्ववेद में, उसी तरह अंग का भी उल्लेख अथर्ववेद में ही किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हम लोग बहुत बार देख चुके हैं,
नहीं, गौतम बुद्ध का जन्म हम लोगों ने नहीं देखा है। जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म हम लोगों ने देखा है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, है ना। जिनके पिता का नाम सुदोधन था और माता का नाम क्या था? माया था, या माया देवी आप लोग कह सकते हो। और इनका विवाह किनसे हुआ था? यशोधरा से गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। चलिए, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? हम लोग देख चुके हैं क्या नाम है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? अजातशत्रु के समय किया गया था तो राजगृह में हुआ था, क्योंकि राजगृह ऐसे आप लोग याद रखना है इसको। ये जो चतुर्थ है तो कश्मीर में हुआ था, है ना, हम लोग देख चुके हैं पहले। और राजगृह और पाटलिपुत्र यदि ऑप्शन में है और प्रथम अगर लिखा हुआ है तो याद हो कि पाटलिपुत्र उस समय नहीं था, राजधानी पाटलिपुत्र बाद में बनाया गया है ना। तो इसलिए पाटलिपुत्र तो हो ही नहीं सकता है, तो राजगृह था, है ना। और वहाँ की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चन्हुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। कहाँ पे चन्हुदड़ो स्थित है? तो ये हम लोग जानते हैं कि सिंध में स्थित है ना। चन्हुदड़ो सिंध में अवस्थित है। या प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। प्रथम नगरीकरण हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, और द्वितीय नगरीकरण गांगेय मैदान। आप लोगों ने अगर मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो अपने मित्र से चर्चा करता है कि अब हम लोग कहाँ चलेंगे, तो उन्होंने गंगा नदी की ही, गंगा माँ की ही बात की है ना। वत्स का राज्य स्थित था। वत्स का राज्य कहाँ स्थित था? इलाहाबाद के आसपास स्थित था वत्स का राज्य। और वत्स, जैसे हम लोग महाजनपद की ही बात करेंगे तो ये वत्स ना 16 महाजनपदों में से ही एक था। हम लोग देखेंगे कि काशी, कौशल, अंग, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वज्जी, मल्ल और मगध, ये सारे जो हैं 16 महाजनपद थे। चलिए, भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। यानी यहाँ से किससे रिलेटेड थे? जैन धर्म, शैव मत, बौद्ध धर्म और भगवतवाद के। तो आंसर इसका होगा बौद्ध धर्म से भरूच और अमरावती रिलेटेड थे, है ना। यहाँ पर अमरावती में भी एक आप लोगों को पता हो कि बौद्ध स्तूप मिला है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी में, तीसरी ईसा पूर्व में, शताब्दी ईसा पूर्व में निर्माण किया गया था। जो कब, इसकी खोज कब हुई ये याद रखना आप लोग, 1873 रखना, कनिंघम खोज करता थे। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, किसके द्वारा करवाया गया था? तो चालुक्य काल में यह हुआ था निर्माण, है ना। पूजा और अनुष्ठान के लिए इस मंदिर का उपयोग वैसे नहीं किया जाता था, है ना। पता है एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन वहाँ दुर्गा जी की मूर्ति नहीं मिली है ना। देवी दुर्गा की मूर्ति आदि वैसे नहीं मिली है वहाँ पे। तो देवी दुर्गा के नाम से रखा गया था, नाम रखा गया था उसको। सिंधु घाटी के लोग थे, क्या थे? शाकाहारी थे, मांसाहारी थे बताना है ना। और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। गाय का मांस नहीं खाने वाले थे, हाँ, तो वो लोग गाय का मांस नहीं खाते थे। सिंधु घाटी के लोग नहीं खाते थे। बाद के काल में क्या हुआ, वहाँ पे जो अतिथि वगैरह आते थे उनको गोघ्न भी कहा जाता था, तो उस समय गाय का मांस खाया जाता था। ये मैं बात कर रहा हूँ, सिंधु घाटी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना।
सिंधु घाटी के समय तो वो लोग नहीं खाते थे। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन, जो 383 ईसा पूर्व हुआ था, है ना। तो इसको याद रखना है। जिसकी अध्यक्षता साबक मीर ने की थी, या साबा कामी भी उनको कहा जाता है ना। और ये डिटेल जानना उतना ज़रूरी नहीं है कि अधिवेशन में अनुशासन को लेकर मतभेद हुआ था, बौद्ध धर्म स्थावीर है, महासंधिक है, जो 2 भागों में बट गया था। तो इन चीज़ों को ज़्यादा हम लोग नहीं जानेंगे। भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया था? कुछ नहीं, ये तो हो चुका है। समाहर्ता कौन थे? समाहर्ता, तो समाहर्ता हम लोग ऐसे इसको याद रखेंगे। समाहर्ता जो है, महासंग्रहकर्ता को ही समाहर्ता कहा जाता था। जैसे अभी के समय समाहरणालय होता है ना, तो उस तरह ही पहले के समय कर आदि जो होता था, टैक्स वगैरह लेने का कार्य भी इन्हीं को दिया जाता था। बाद के काल में धीरे धीरे समाहर्ता आदि जो DCDM जो होते हैं उनको IRS या IAS आदि में परिवर्तन हुआ है, लेकिन पहले ये कार्य जो है समाहर्ता के द्वारा ही किया जाता था, है ना। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया? कहाँ व्यतीत किया उन्होंने? सबसे ज़्यादा समय उन्होंने कहाँ बिताया? या ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया में बिताया। बोधि वृक्ष आदि जो है, तो वही वृक्ष के नीचे उन्होंने, पीपल का जो वृक्ष था जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, जो कहाँ, फल्गु नदी जो है उसके तट पर ही है, तो वहाँ से ही रिलेटेड है। वहाँ उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ऐसा कहा जाता है कि पानी भरने वाली जो महिलाएं जो है वहाँ से जा रही थी, तो गीत गाते हुए जा रही थी वहाँ से कि वीणा के तार को इतना न छेड़ो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढील ना दो कि वो उससे कोई साज ही ना निकले, कोई सुर ही ना निकले, है ना। तो आप लोग देखोगे भी कि गौतम बुद्ध जो हैं उनके ज्ञान में या उपदेश में मध्यम मार्ग की बहुत ज़्यादा महत्ता होती है। तो इससे आप लोग समझोगे कि जो पानी भरने वाली जो महिलाएं जा रही थी उनके गीत में सार इसका यही है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लंबी हुई है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखना। और अगला हम लोग फिर से लेकर आएंगे, और ये फिर यही सीरीज़ चलता रहेगा। और अगला जो सीरीज़ में हम लोग ऐड करेंगे वो मध्यकालीन भारत को लेकर चलेंगे। धन्यवाद आप सभी को।